हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुजाट ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी या पालमपुर की कहानी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं कि पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, मतलब कि यहाँ की मुख्य क्रिया क्या है, खेती है। पर इसके अलावा इसके अन्य क्रियाएं जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पे की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो काम किए जाते हैं इसके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास व मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसके बाद ये बताया गया कि पालमपुर के आसपास के गांव व कस्बे से पालमपुर क्या था, जुड़ा हुआ था। और एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था। मतलब ये पालमपुर मान लीजिए आप, पालमपुर, और यहाँ पर ये जो 3 किलोमीटर है इसकी दूरी की किससे थी, रायगंज से थी। ओके। और ये प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उसके आसपास के छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती थी। शाहपुर एक कस्बा है जिससे कि पालमपुर की सड़कें जोड़ती थी। ठीक है, जो सड़कें थी वहां से इन्हें जोड़ती थी। और इस सड़क पर गुड़ व अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां तथा अन्य तरह के वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक देखे जा सकते हैं। गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते थे। गांव में कितने रहते थे, 450 परिवार रहते थे। और इसमें से जो भूमि के स्वामी और उच्च जाति के लोग हैं वो कितने हैं, 80 परिवार थे। और उनके मकान, और जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं जैसे कि ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। जो उनके घर थे किससे बने थे, ईंट और सीमेंट के। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या लगभग गांव की कुल जनसंख्या से कितनी थी, 1/3 थी। क्या थी, 1/3 थी। और वह गांव के कोने में काफी छोटे घर बनाकर रहा करते थे। अब हम देखेंगे कि भाई इनके घर कैसे बनाए जाते, किन चीजों से बनाए जाते थे। तो यहाँ पे बोला गया है जिनमें से कुछ मिट्टी और फूस का चित्र का दर्शन देते हैं। मतलब कि यहाँ पे मिट्टी का प्रयोग करके और फूस का प्रयोग करके घर बनाए जाते थे। और यहाँ पे जो नलकूप है ये बिजली से ही चलते थे। और इसका जो प्रयोग है वो विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता था। और पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। और गांव में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, एक स्वास्थ्य केंद्र है। और निजी औषधालय है, मतलब मेडिसिन स्टोर है जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता था। तो आपको अब तक समझ आ चुका होगा। तो पहले हमने इसमें क्या देखा था कि यहाँ पे मुख्य कार्य क्या होता है, फिर हमने देखा कि आसपास के गांव व कस्बों के बारे में, फिर हमने देखा कि इनकी सड़कों पे हमने क्या क्या चीजें देखी है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ पर भाई जो अमीर वर्ग है उनके घर अलग थे, जो किसान वर्ग है, जो छोटे वर्ग के, जो दलित लोग हैं उनके घर अलग किस्म के बनाए जाते थे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि भाई हमें स्पष्ट हो जाता है इन ये जो सारी चीजें रखी हैं इन विवरणों से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन का साधन और बिजली, सिंचाई, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य केंद्र का पर्याप्त विकसित तंत्र था। मतलब कि यहाँ पे सारी चीज क्या थी, डेवलप थी। और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। मतलब कि ये जो कहानी है ये हमें बहुत सारी गतिविधियों के बारे में एक्सप्लेन करती है। फिर इसके बाद गांव में, भारत के जो गांव होते हैं, जो जैसे कि आपका भी गांव होगा, तो वहां पे मुख्य कार्य क्या है, खेती करना है। फिर इसके बाद अन्य जो उत्पादन गतिविधियां जिन्हें हम कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं, जिसमें कि कृषि का प्रयोग नहीं होता, जैसे कि लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इसमें शामिल है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई उत्पादन का संगठन, मतलब उत्पादन किस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उत्पादन के बारे में जब बात करेंगे हम, तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर हमारे मेनली 3-4 क्या थे, 3-4 सोर्स थे जिससे कि उत्पादन किया जाता था। अब देखो, उत्पादन के उद्देश्य एक ऐसी वस्तु सेवाएं उत्पादित करता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जिसकी हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली वस्तु क्या है, भूमि है, वह तथा अन्य संसाधन, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि जल, वन, खनिज। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक फैक्ट्री आपको या कंपनी क्या
एक स्थापित करनी है, तो आपने क्या कर लिया, एक कंपनी के लिए एक जगह ले ली, भूमि ले ली, तो एक हमारा सोर्स हो गया। अब दूसरा श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे, कुल उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मी की जरूरत होती है, और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत भी होती है। मान लीजिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे श्रम चाहिए, क्या चाहिए, श्रम चाहिए। अब श्रम भी दो प्रकार के, एक अनपढ़, एक पढ़े लिखे, जो एक एजुकेटेड है और एक नॉन एजुकेटेड लोग। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करेंगे, ऑफिस में रह के आराम से मानसिक तौर पे काम करेंगे, पर जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो कैसे काम करेंगे, वो शारीरिक रूप से कोई सामान उठाना, किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, ये ऐसे कार्य करते हैं। तो आपको समझ आ चुका होगा भूमि और श्रम। इसके बाद हमने देखा कि भाई प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, मतलब कि अगर वो काम करता है तो उसका जितना श्रम होता है वो क्या करता है, वहां पे अपना एफर्ट लगाता है, अपना कार्य करता है। फिर इसके बाद जो तीसरी आवश्यकता है वो भौतिक पूंजी है। भौतिक पूंजी क्या होती है, तो इसे समझते हैं कि उत्पादन में प्रत्येक स्तर पे अपेक्षित कई तरह के आगत, क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कई विषय आते हैं, कुछ विषय आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स आते हैं किसके अंदर, भौतिक पूंजी के अंदर, उसे हम पढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर कुछ भौतिक पूंजी है, जैसे कि स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, ठीक है। तो इन्हें हम समझते हैं कि भाई जैसे कि अगर हमने मान लिया कि औजार, मशीन, भवन, औजार तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल लेकर परिष्कृत मशीनों जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं, और औजार और मशीनों और वे भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, औजार है, ठीक है, जैसे कि आपके पास मशीनें हैं, कुछ भवन है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अभी बनाया और अभी ये गिर गया, नहीं ना, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल है, हमारे पास स्थायी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कई वर्षों तक अपने जो उद्योग जो उत्पादन करेंगे उसमें ये सहायक होती है। तो ये हमारा क्या होता है, भौतिक पूंजी का जो फर्स्ट विषय है वो क्या है, स्थायी पूंजी, मतलब कि कुछ भी चीज हमारे पास स्थायी रूप से रहती है, जैसे कि औजार, मशीन, भवन, है ना। इसके बाद हमारे पास है कार्यशील पूंजी। अब कार्यशील पूंजी क्या है, तो यहाँ पे बोला है कच्चा माल व नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने व जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्थापित की, या घर ही में आप कोई कुटीर उद्योग कर रहे हो, कुटीर उद्योग का मतलब छोटे छोटे उद्योग, जैसे कि घड़ी बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक फैक्ट्री, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें हैं, श्रम है, भूमि है, मशीनें हैं, औजार हैं, भवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए, पैसे तो चाहिए होते हैं ना, इंपॉर्टेंट है, हमने खुद देखा अपनी अपनी लाइफ में, हम देखें तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हो पैसे के लिए, है ना, कि आप पढ़ लोगे अच्छे से, कोई जॉब मिल जाएगी, आप पैसा कमा सकते हो, आपकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाएगी, क्यों। तो यहाँ पर अब जो बताया जा रहा है वो ध्यान से सुनिए। जैसे कि आपने क्या किया, एक बुनकर रहा, क्या हो, बुनकर हो। अब बुनकर के लिए क्या चाहिए, कपड़े चाहिए। अब कपड़े कब आएंगे, जब आप पे पैसा होगा। अब जब पैसा होगा तभी तो आप कपड़े खरीदोगे। जैसे कि आपका कपड़ा है, ठीक है, आपके पास कपड़ों की कमी होगी, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या उद्योग बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। पर वहीं पर अगर हम बात करें कि आपको कपड़ा चाहिए और आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन्हें खरीद सकते हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को लगातार चलाते रहें। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको। तो अब जो हमारा तीन हमने पढ़ लिए, फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा था भूमि, क्या था, भूमि। दूसरा क्या था हमारा, श्रम। सेकंड, थर्ड क्या था, भौतिक पूंजी हो गया, क्या था, भौतिक पूंजी। अब इसके बाद जो हम फोर्थ देखेंगे ये है मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या होती है, भौतिक पूंजी तो पढ़ लिया, मानव पूंजी क्या है समझते हैं। जैसे कि आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्गम की आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी
कहते हैं। अब मानव पूंजी अभी तक समझ नहीं आया हो, जैसे कि आपको क्या एक जगह दे दी गई, ओके। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, श्रम है, बिल्कुल है। फिर इसके बाद आपसे बोला भूमि है, तो आपने बोला हाँ बिल्कुल है। अब आपने बोला कि भाई हमारे पास भौतिक पूंजी है, तो हमने बोला हाँ जी है हम पे। तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो व्यक्ति है ये अपनी योग्यता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार क्या करेगा, इसकी जो प्रोडक्शन है, जो इसका उत्पादन है उसे बढ़ा सकता है ना। एक हम मान लेते हैं, चलो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, एक यहाँ पर एजुकेटेड है, ठीक है, और यहाँ पे एक नॉन एजुकेटेड है। क्या है, नॉन एजुकेटेड है। अब यहाँ पे मान लो कि भाई ये क्या है, ये जब अपना व्यापार कर रहा है तो इसे 12,000 का मुनाफा हो रहा है। पर यहीं पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अगर ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये वहां से ना भी तो कम से कम 10,000 से ऊपर का मुनाफा करेंगे। पर यहाँ पे अगर 12,000 कर रहे हैं तो हो सकता है किसी कंडीशन में कि इनके मुनाफा बहुत ही कम हो रहा हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भाई जो मानव है अपनी योग्यताओं के अनुसार क्या कर सकता है, अपने उत्पादन क्षेत्र को बढ़ा सकता है। और जब भी हमें उत्पादन करना होगा तो भाई ये जो भौतिक पूंजी है, जो श्रम है, जो भूमि है और मानव पूंजी है, ये बहुत ही आवश्यक होती है। ओके बच्चों, आपको अब तक समझ आ चुका होगा। तो अब हम देखेंगे कि पालमपुर में खेती, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है भूमि स्थिर है, भूमि क्या है, स्थिर है। तो पालमपुर में खेती उत्पादन को प्रमुख क्रिया है, मतलब कि खेती यहाँ की क्या है, प्रमुख क्रिया है। और काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेतों पर निर्भर थे, मतलब अपनी जीविका के लिए किस पर निर्भर रहते थे, खेतों पर निर्भर रहते थे। और वह किसी श्रमिक हो सकते थे और इन लोगों का हित खेतों के उत्पादन से जुड़ा हुआ था। और पालमपुर में खेती उत्पादन को प्रमुख क्रिया मानी जाती थी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 75% लोग कौन से थे, जो कृषि से जुड़े होते थे, और कृषि से जुड़े होने के कारण ही ये अपनी जीविका भी चलाते थे। तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर में जो अधिकतर लोग थे वो किस पे बेस्ड थे, किस पे निर्भर रहते थे, कृषि पर निर्भर रहते थे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका है, मतलब कि उसी भूमि से क्या हम पैदावार दूसरे तरीके से कर सकते हैं, तो हाँ। तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे बताया भी हमें गया कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी भी टुकड़े में उपज बढ़ाने का सबसे सामान्य प्रणाली है। और पालमपुर में सभी किसानों ने कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा की। कई किसान पिछले 15 से 20 साल में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा करते हैं, मतलब कि एक हमारी भूमि हो गई, उस पर एक फसल उगाई, उसके बाद दूसरी, और उसके बाद कई लोगों ने तीसरी भी फसल उगाई, जिससे कि हम एक वर्ष में एक ही भूमि में एक से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। जिससे कि क्या होगा, हमारे पास जिन अनाज की कमी है हम उसकी पैदावार आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है भाई, हरित क्रांति एक तरह से कहा जाए कृषि को बढ़ाने की एक क्रांति थी, जिसमें कि कृषि को बढ़ावा दिया गया। क्या दिया गया था, कृषि को बढ़ावा दिया गया था। इसके बाद ये बोला गया कि भाई 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपजाने वाले बीज, जो HYV वाले जो बीज हैं, इसके द्वारा क्या किया, गेहूं और चावल की खेती करने का एक तरीका सिखाया। और परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी, और यह हुआ भी। इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी छोटे से टुकड़े में क्या हुआ, पहले से अपेक्षाकृत अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अंत उपज प्रजाति वाले, मतलब कि जो ज्यादा उपज प्रजाति वाले अनाज हैं, उनके बीजों को अधिकतम उपज पाने के लिए अधिक पानी तथा रासायनिक खाद व कीटनाशक की जरूरत होती थी। जो कि मतलब कि अलग प्रजाति के हमारे पास क्या है, बीज हैं, उनके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उनके लिए हमें चाहिए अधिक पानी, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक की जरूरत होती है। अधिक उपज केवल अति उपज प्रजाति वाले बीज, सिंचाई, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक के संयोजन से ही संभव है। अब भारत में पंजाब, देखिए
जो पंजाब है, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके से सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? इन 3 राज्यों ने प्रयोग किया था। यहाँ के जो किसान थे इन्होंने इनका यूज किया था। और इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप, HYV वाले बीज और रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक का प्रयोग किया, जिससे कि हम कह सकते हैं कि कृषि को क्या मिला? बढ़ावा मिला। और जिससे कि यह आज तक की भारत की प्राथमिक क्रियाओं में से एक है, जो कि हम देखेंगे जो गांव वाले इलाके हैं, जो रूरल, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर कृषि को बढ़ावा दिया जाता है और लोगों के द्वारा कृषि भी की जाती होगी। जब आप गर्मियों की छुट्टियों में गांव की तरफ जाते होंगे तो आप देखते होंगे खेतों में उपज, मतलब की खेती की गई होगी और कटाई के समय पे ही, जैसे कि आपका ये हो गया जून, मई जून का महीना है, इसमें क्या की जाती है? वहां पे कटाई की जाती है। इसके बाद जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसमें कि बोला जाता है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी थी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कृषि क्रियाएं, गैर कृषि क्रियाएं हैं। डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी या दुकानदार हम कह ले, और फोर्थ है हमारा परिवहन। क्या है? परिवहन। ये वहां की मुख्य क्रियाओं में से एक है, जो कि हम किन नाम से जानते हैं? गैर कृषि क्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो डेयरी के बारे में बताएं। अन्य प्रचलित क्रियाकलाप, पालमपुर के कई परिवार में डेयरी का एक प्रचलित क्रिया है और लोग अपनी भैंसों को कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा खिलाते हैं और दूध को निकट वाले गांव रायगंज में जाके बेच देते हैं। और शाहपुर शहर में व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला, और जहां पर दूध दूर दराज के शहरों से और कस्बों से भेजा जाता है। मतलब कि क्या किया जाता है? जैसे दूध हो गया, जो मिल्क हो गया, हम क्या करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र से निकालते हैं, ठीक है, गाय से निकाला, तो उसे हमने क्या किया? एक डब्बे में पैक किया, और जो यहाँ पे हम पालमपुर की बात करते हैं, यहाँ पर रायगंज में जाके इसे बेच दिया जाता है, जिससे कि उन्हें क्या मुनाफा होता है। क्योंकि देखा करो कि ज्यादातर जो दूध है उसका हम यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? जो अधिक दूध होता है जिनके पास, वो जाके वहां पे बेच देते हैं। तो ये क्या है? एक गैर कृषि क्रियाओं में से एक है। अब पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया गया है कि भाई पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्य में लगे हैं, जो विनिर्माण कार्य है इसमें लगे हैं। और शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत ही सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और इसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। अब देखो, जो हमारा लघु स्तरीय विनिर्माण है, मतलब छोटे विनिर्माण, जहां पर बहुत ही छोटे स्तर पर क्या किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। यहाँ पर 50 से भी कम लोग क्या है? इसमें शामिल है। और यहाँ पर क्या किया जाता है? बहुत ही छोटे स्तर पे, छोटे पैमाने पे इसका प्रयोग किया जाता है। और विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों व खेतों में किया जाता है और श्रमिक कभी कभार ही किराए पर लिए जाते हैं। मतलब कि क्या होता है कि अगर ये जो हमारा लघु विनिर्माण कार्य है, ये क्या घरों में ही किया जाता है, पर जो काम ज्यादा आता है तो कभी कभार क्या किया जाता है? श्रमिकों को किराए पे लिया जाता है, कि श्रमिकों को हमने क्या किया? पैसे दे दिया और उनसे काम करवाना शुरू कर दिया। अगला है पालमपुर के दुकानदार। अब हम दुकानदार के बारे में बात करते हैं या दुकानदारी के बारे में बात करते हैं। तो पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार नहीं करते, मतलब कि यहाँ पे वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी व दुकानदार जो शहर के थोक बाजार से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, कॉपी, पेन, पेंसिल आदि बहुत तरह की क्या चीजें बेची जाती है? वस्तुएं बेची जाती है। अब इससे क्या होता है कि ये शहर से सामान ले आते हैं और उनसे 1 से 5 या 5 से 10 रुपए के मुनाफे उनसे कमाते हैं, जिससे कि ये अपना जीविका को चलाते हैं। तो ये भी किस में आता है? ये हमारे गैर कृषि क्रियाओं में से आता है और गैर कृषि क्रियाओं में से एक है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये है परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। अब तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते थे। आपको बताया गया था कि जो भाई पालमपुर है, ये क्या है? पालमपुर है, और इसके बीच में जो सड़क है, क्या है? बीच में जो सड़क है, ये किससे है जुड़ती है? रायगंज से जुड़ती है। किससे? रायगंज से
जुड़ती है। अब इसके बीच में हमें बहुत सारे परिवहन देते हैं, जैसे रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप जीप दिख जाती है, ट्रैक्टर दिख जाते हैं, ट्रक दिख जाते हैं। परंपरागत तरीके से बैलगाड़ियां होगी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, और वह वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पालमपुर से हमें कोई वस्तु कहाँ पहुंचानी, रायगंज से पहुंचानी, तो हम किसका सहारा लेंगे, परिवहन का, क्योंकि परिवहन से हम भारी से भारी और ज्यादा से ज्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकते हैं। अब इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है। अगर हम कोई सा भी काम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे। तो इससे ही पालमपुर के लोग क्या करते थे, अपनी जीविका को चलाते थे। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया हो, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर